स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। दिल का दौरा यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद समय के साथ हृदय की मांसपेशी में क्या-क्या बदलाव आते हैं। अक्सर हम दौरे के फौरन बाद क्या होता है इस पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसके बाद हफ्तों और महीनों में जो दिल के अंदर मरम्मत चलती है वो प्रक्रिया अपने आप में काफ़ी जटिल है। हाँ, और हमारे पास कुछ विजुअल्स एंड नोट्स भी हैं जो इसे समझने में मदद करेंगे। तो हमारा मकसद है कि इस पूरी प्रक्रिया को, जिसे मेडिकली मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं एमआई के बाद, उसे टाइम के हिसाब से अलग अलग स्टेज में देखें। मतलब स्थूल रूप से ग्रॉसली दिल कैसा दिखेगा और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे क्या चल रहा है ना? बिल्कुल। और साथ में हर स्टेज पर क्या संभावित खतरे या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर दिल के दौरे के पहले पल से लेकर उसके ठीक होने तक। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले 24 घंटों की। अटैक के ठीक बाद पहले दिन में दिल के अंदर क्या होता है? हाँ, मरीज को तो वो लक्षण महसूस होते ही हैं, जैसे बहुत पसीना आना, जी मिचलाना, छाती में भारीपन या दर्द जो हाथ या जबड़े तक जाता है, सांस फूलना। हाँ, और थकान, ये सब आम लक्षण हैं। और इसके पीछे अक्सर वो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है। सबसे कॉमन एलएडी, फिर आरसीए, फिर सरकमफ्लेक्स। सही। लेकिन मांसपेशियों में मतलब सेल लेवल पे क्या हो रहा होता है एकदम शुरू में? हाँ, देखिए, ये पहले 24 घंटे बहुत नाटकीय होते हैं सेल लेवल पर। अगर हम दिल को सीधे देखें तो शायद शुरू में, मतलब पहले कुछ घंटों में, कोई खास बदलाव न दिखे। हो सकता है हल्का सा फीकापन हो या थोड़ी चित्तीदार सी दिखावट। वो एक खास स्टेन है, टेट्राजोलियम स्टेन। हाँ, सुना है। वो जीवित सेल्स को लाल रंग देता है, तो जो हिस्सा मर गया है वो रंग नहीं पकड़ता। इससे मरे हुए एरिया का अंदाजा लगता है। अच्छा, और माइक्रोस्कोप के नीचे? माइक्रोस्कोप में बदलाव कुछ घंटों में ही दिखने लगते हैं। पहले मान लीजिए 4 घंटों के अंदर वेवी फाइबर्स दिख सकते हैं। वेवी फाइबर्स? हाँ। मतलब लहरदार? हाँ, बिल्कुल। जैसे मांसपेशी के फाइबर सीधे ना होकर लहरदार हो गए हों। शायद इसलिए कि वो मरी हुई कोशिकाएं अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, तो आसपास की जिंदा कोशिकाएं उन्हें खींचती हैं। फिर 4 से 24 घंटे के बीच वो जिसे कोगुलेटिव नेक्रोसिस कहते हैं, वो सेट इन हो जाता है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस मतलब कोशिकाएं मर तो गईं पर उनका ढांचा अभी है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। उनका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ देर बना रहता है। सेल्स ज्यादा गुलाबी इओसिनोफिलिक दिखती हैं और उनके न्यूक्लियाई गायब होने लगते हैं। और इसी समय शायद वो सेल के अंदर की चीजें बाहर लीक करती होंगी। बिल्कुल। इससे आसपास सूजन यानी एडीमा और छोटा मोटा हेमरेज भी हो सकता है। और एक और चीज हो सकती है, वो है रीपरफ्यूजन इंजरी। रीपरफ्यूजन इंजरी, ये तो थोड़ा अजीब लगता है। रीपरफ्यूजन तो इलाज है ना, खून का बहाव वापस शुरू करना? हाँ, ये एक पैराडॉक्स जैसा है। जब आप ब्लॉक्ड आर्टरी खोलते हैं और ऑक्सीजन वाला खून अचानक उन सेल्स तक पहुंचता है जो ऑक्सीजन के बिना थीं, तो कभी-कभी ये और नुकसान कर देता है। अचानक ऑक्सीजन से बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल बिगड़ जाता है। ये सब सेल को और डैमेज कर सकते हैं। ओह, अच्छा। माइक्रोस्कोप में कभी-कभी कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस भी दिखता है, जिसमें मायोफिब्रिल्स बहुत ज्यादा सिकुड़ जाते हैं। ये भी अक्सर रीपरफ्यूजन के बाद होता है। तो इस पहले बहुत ही नाजुक दौर की सबसे बड़ी चिंताएं क्या होती हैं? कॉम्प्लिकेशंस? सबसे बड़ी चिंता तो है जानलेवा वेंट्रिकुलर रिदमिया, दिल की धड़कन का खतरनाक रूप से बिगड़ जाना, क्योंकि घायल सेल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल में गड़बड़ी पैदा करती हैं। और अगर अटैक बड़ा है तो हार्ट की पंपिंग क्षमता कम हो जाती है। इससे हार्ट फेलियर हो सकता है या बहुत गंभीर मामलों में कार्डियोजेनिक शॉक। समझ गई। तो पहले 24 घंटे मतलब कोशिका मृत्यु, इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी और पंप फेल होने का खतरा। अब इसके बाद अगले कुछ दिनों में मतलब 1 से 3 दिन में क्या होता है? शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करता है? हाँ, तो 1 से 3 दिन में शरीर का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, मतलब सूजन वाली प्रतिक्रिया, जोर पकड़ती है। दिल को देखें तो जो प्रभावित एरिया है उसके किनारे अब ज्यादा लाल दिखते हैं। अच्छा, लाल क्यों? उसे हाइपररीमिया कहते हैं। मतलब शरीर वहां खून का बहाव बढ़ा रहा है ताकि सफाई करने वाली कोशिकाएं पहुंच सकें, और वो एरिया खुद थोड़ा पीला सा दिखने लगता है। और माइक्रोस्कोप में? माइक्रोस्कोप में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस तो अब फैला हुआ दिखता है, लेकिन इस स्टेज की पहचान है तीव्र सूजन, और इसमें मेन खिलाड़ी होते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स? ये व्हाइट ब्लड सेल्स है ना? हाँ, बिल्कुल। ये वो पहले सैनिक हैं जो चोट की जगह पर पहुंचते हैं। इनका काम होता है मरे हुए सेल्स का मलबा हटाना शुरू करना,
तो इस समय वहां खूब सारे न्यूट्रोफिल्स भरे होते हैं। तो मतलब शरीर अब सफाई शुरू कर रहा है और न्यूट्रोफिल्स पहली टीम है। इस स्टेज की कोई खास कॉम्प्लिकेशन? हाँ, एक खास कॉम्प्लिकेशन हो सकती है पोस्ट इन्फॉक्शन फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस। इसमें दिल की बाहरी झिल्ली पेरिकार्डियम में सूजन आ जाती है। अच्छा, वो क्यों? ये सूजन मरे हुए मायोकार्डियम से फैलकर पेरिकार्डियम तक पहुंच सकती है। इससे पेरिकार्डियम पर फाइब्रिन जम जाता है। मरीज को छाती में एक अलग तरह का दर्द हो सकता है जो लेटने पर बढ़ता है, आगे झुकने पर कम होता है। और स्टेथोस्कोप से शायद वो रब साउंड भी सुनाई देता है। हाँ बिल्कुल, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। समझ गए। तो दूसरे चरण में न्यूट्रोफिल से सफाई शुरू और पेरिकार्डाइटिस का खतरा। अब आते हैं उस दौर पर जिसे सबसे खतरनाक कहा जाता है, 3 से 14 दिन। ऐसा क्यों है? सफाई तो चल रही है, फिर खतरा क्यों? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 3 से 14 दिन में सफाई का काम तो जोरों पर होता है, पर यही चीज दिल की दीवार को सबसे कमजोर बना देती है। अगर हम दिल को देखें तो प्रभावित एरिया का सेंटर अब और साफ तौर पर पीला भूरा और नरम पड़ जाता है। येलो ब्राउन सॉफ्टनिंग कहते हैं इसे। नरम क्यों पड़ जाता है? क्योंकि अब न्यूट्रोफिल्स की जगह ले लेते हैं मैक्रोफेज। ये दूसरी तरह की सफाई करने वाली कोशिकाएं हैं। मैक्रोफेज, ये ज्यादा पावरफुल सफाई वाले हैं। हाँ, कह सकते हैं। इनका काम है मरे हुए सेल्स, न्यूट्रोफिल्स का मलबा, सब कुछ खाकर साफ करना, फैगोसाइटोसिस। ये जरूरी तो है, पर इसका नतीजा ये होता है कि मरी हुई मांसपेशी का जो ढांचा बचा था वो अब पूरी तरह हट जाता है। ओह! और इसी समय किनारों पर ग्रैनुलेशन टिश्यू बनना शुरू होता है। ये एक तरह का कच्चा शुरुआती मरम्मत वाला टिश्यू है। इसमें नई खून की नलिकाएं बनती हैं, फाइब्रोब्लास्ट आते हैं जो कोलेजन बनाना शुरू करते हैं। यही आगे चलकर निशान बनाएगा। लेकिन अगर पुराना मलबा हट गया और नया निशान अभी बना नहीं तो? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वही असली समस्या है। मैक्रोफेज ने पुराना मटेरियल हटा दिया, पर नया मजबूत निशान अभी बना नहीं है। ग्रैनुलेशन टिश्यू बहुत नाजुक होता है, तो दीवार उस जगह पर एक तरह से बहुत कमजोर हो जाती है। बाप रे! मतलब जैसे किसी दीवार से पुरानी ईंटें हटा दी पर नई अभी लगाई नहीं ठीक से। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इसीलिए ये 3 से 14 दिन का समय, खासकर 5 से 10 दिन, मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस के लिए सबसे खतरनाक है। दीवार फट सकती है। फटने का मतलब? रप्चर। जी हाँ, कई तरह के रप्चर हो सकते हैं। जी हाँ, कई तरह के रप्चर हो सकते हैं। एक तो फ्री वॉल रप्चर, वेंट्रिकल की बाहरी दीवार फट जाए, खून पेरिकार्डियल थैली में भर जाता है, जिससे कार्डियक तम्पोनेट हो जाता है। यह अक्सर जानलेवा होता है। और दूसरा, पैपिलरी मसल रप्चर। ये वो छोटी मांसपेशियां हैं जो माइट्रल वॉल्व को पकड़े रहती हैं। अगर ये फट जाएं तो माइट्रल वॉल्व लीक करने लगता है, सीवियर माइट्रल रिगर्जिटेशन। इससे भी हालत एकदम बिगड़ सकती है। ओह! तीसरा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम रप्चर। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच की दीवार फट जाए। इससे लेफ्ट टू राइट शंट बन जाता है और हार्ट फेलियर हो सकता है। ये तो सब बहुत गंभीर है। हाँ, और एक और चीज है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्यूडो एन्यूरिज्म। इसमें भी दीवार फटती है, पर खून बाहर ना निकलकर पेरिकार्डियम या निशान से रुक जाता है, एक पॉकेट बन जाता है। इसकी दीवार असली नहीं होती, इसलिए इसके दोबारा फटने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, इसे ट्रू एन्यूरिज्म से अलग समझना है? हाँ, उसकी बात बाद में करेंगे। तो ये 3-14 दिन का फेज सचमुच बहुत जोखिम भरा है, स्ट्रक्चरल कमजोरी की वजह से। ये जानना तो बहुत ही जरूरी है, खासकर डॉक्टरों के लिए, कि इस दौरान मरीज पर कड़ी नजर रखें। अच्छा, इस खतरनाक फेज के बाद जब मरम्मत आगे बढ़ती है, मतलब 2 हफ्ते से लेके महीनों बाद तक, तब क्या होता है? सूजन वाली कोशिकाएं भी हट जाती हैं। धीरे धीरे ये एक पक्के घने निशान या स्कार में बदल जाता है। तो दिल को देखने पर कैसा लगता है वो हिस्सा? वो हिस्सा अब सिकड़ोबा, मजबूत और भूरा सफेद सा ग्रेश व्हाइट दिखता है। ये परमानेंट स्कार है। माइक्रोस्कोप में बस घना कोलेजन दिखता है। तो ये दीवार को फटने से तो बचा लेता होगा? हाँ, ये मरे हुए मसल से तो काफी मजबूत होता है, लेकिन इसकी एक बड़ी कमी है। क्या? ये निशान वाला टिश्यू सिकुड़ नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जैसे नॉर्मल हार्ट मसल करती है। ओह, तो मरम्मत तो हो गई, पर वो हिस्सा पंपिंग में मदद नहीं कर सकता। इसके फिर क्या लॉन्ग टर्म असर या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? सही कहा। निशान बनने के बाद भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। एक है ड्रेसलर सिंड्रोम। ये अटैक के कुछ हफ्तों या महीनों बाद होता है। ड्रेसलर सिंड्रोम, ये क्या है? माना जाता है कि ये एक ऑटो इम्यून रिएक्शन है। शरीर शायद डैमेज हुए हार्ट सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है और वो फिर पेरिकार्डियम, प्लूरा वगैरह पर अटैक करके सूजन पैदा करती है। बुखार, सीने में दर्द, ऐसा हो सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है?
सबसे आम लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है क्रॉनिक हार्ट फेलियर। क्योंकि स्कार वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा तो बाकी दिल पर ज्यादा लोड पड़ता है। समय के साथ दिल ये बोझ उठा नहीं पाता और स्कार टिश्यू नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में भी बाधा डाल सकता है, जिससे एरिथमिया का खतरा बना रहता है। और वो ट्रू एन्यूरिज्म जिसका आपने जिक्र किया था? हाँ, ट्रू वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। इसमें स्कार वाला हिस्सा दिल के दबाव से बाहर की तरफ फूल जाता है, गुब्बारे जैसा। इसकी दीवार में दिल की सभी परतें होती हैं, बस पतली हो जाती हैं। तो ये स्यूडो एन्यूरिज्म से कम खतरनाक है? फटने का डर कम है। हाँ, फटने का डर बहुत कम होता है, लेकिन इसमें खून का बहाव धीमा हो जाता है, तो वहां खून का थक्का म्यूरल थ्रोम्बस बन सकता है। और वो थक्का टूटकर कहीं और जा सकता है, स्ट्रोक कर सकता है। बिल्कुल। और ये एन्यूरिज्म खुद भी हार्ट फेलियर और एरिथमिया करा सकता है। ठीक है, तो हमने ये पूरी यात्रा देखी कैसे शुरुआती सेल डेथ और सूजन से लेकर फिर मैक्रोफाज वाली सफाई के खतरनाक दौर से गुजरते हुए आखिर में एक परमानेंट नॉन फंक्शनल स्कार बनता है। हर स्टेज की अपनी पहचान, अपने खतरे। तो इस सब का निचोड़ क्या है? ये पूरी टाइमलाइन समझना क्यों जरूरी है? इसका सबसे सीधा मतलब है बेहतर पेशेंट मैनेजमेंट। इस टाइमलाइन को जानने से डॉक्टर अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीज रिकवरी के किस फेज में है और उसे उस वक्त किस खास कॉम्प्लिकेशन का ज्यादा खतरा है। जैसे अगर कोई मरीज अटैक के 5-7 दिन बाद अचानक बिगड़ता है तो फौरन मैकेनिकल रप्चर का शक होना चाहिए। अगर अटैक को कुछ ही घंटे हुए तो वेंट्रिकुलर अरिथमिया पर फोकस रहेगा। अगर हफ्ते या महीने बीत गए और सांस फूल रही है तो क्रॉनिक हार्ट फेलियर या एन्यूरिज्म सोचना होगा। हाँ, ये तो सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये हमें सही समय पर सही जांच और एक्शन लेने में मदद करता है। और जैसा आपने कहा कि निशान सिकुड़ता नहीं है, ये हार्ट फेलियर जैसी लॉन्ग टर्म दिक्कतों की जड़ है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि मरम्मत का जो फाइनल प्रोडक्ट है स्कार, वो फंक्शनल नहीं है। वो दिल की ओवरऑल पंपिंग क्षमता को परमानेंटली कम कर सकता है। इसीलिए कहते हैं टाइम इज मसल। अटैक का इलाज जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। जितनी जल्दी ब्लॉक्ड आर्टरी खुले भी उतना कम मसल मरेगा, स्कार छोटा बनेगा और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस का खतरा कम होगा। हाँ, डैमेज को शुरू में ही लिमिट करना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो समय पर इलाज के महत्व को बताता है। अच्छा, अब भविष्य के बारे में सोचें तो एक सवाल मन में आता है। अभी तो हमारा ध्यान ब्लड फ्लो ठीक करने और कॉम्प्लिकेशंस मैनेज करने पर रहता है। क्या भविष्य में ऐसी थेरेपीज आ सकती हैं जो इस नेचुरल पर कभी-कभी नुकसानदेह रिपेयर प्रोसेस के अलग-अलग स्टेज में सीधे दखल दे सके, मतलब हीलिंग को बेहतर बना सके? ये एक बहुत ही एक्साइटिंग एरिया है रिसर्च का। वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम इन्फ्लेमेशन को बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं ताकि शुरुआती डैमेज कम हो। क्या हम मैक्रोफेज को ऐसे गाइड कर सकते हैं कि वो सफाई भी करें और रिपेयर को बढ़ाने वाले सिग्नल भी दें। और सबसे बड़ी बात, क्या हम स्कार बनने की प्रक्रिया को बदल सकते हैं? स्कार को बदलना कैसे? शायद स्कार को कम सख्त बनाकर या उसे कुछ हद तक सिकुड़ने लायक बनाकर, या फिर क्या डैमेज्ड मसल को दोबारा जीवित करने के तरीके खोजे जा सकते हैं, जैसे स्टेम सेल थेरेपी या रीजनरेटिव मेडिसिन से। वाह! ये सारे सवाल भविष्य के इलाज की दिशा तय कर सकते हैं, जिनका लक्ष्य सिर्फ जान बचाना नहीं बल्कि अटैक के बाद जीवन की क्वालिटी को भी सुधारना होगा। देखना वाकई दिलचस्प होगा कि अगले कुछ सालों में इस फील्ड में क्या प्रोग्रेस होती है।